नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वीना अग्रवाल, कंसल्टेंट विमेंस होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस एंड एमडी मेडटॉक्स, एन ऑनलाइन मेडिकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसकी जानकारी सबको नहीं होती है। लेट प्रेगनेंसी इन विमेन, मतलब कि जो प्रेगनेंसी 35 साल के बाद होती है उसे हम लेट प्रेगनेंसी कहते हैं। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी, लड़कियों के करियर स्टडीज के कारण लेट मैरिजेस, प्रोफेशन में आगे बढ़ने की इच्छा या जल्दी बच्चे नहीं करने का कॉन्शियस डिसीजन के कारण बहुत सारी महिलाओं को एल्डरली प्राइमी कहते हैं, यानी कि 35 साल की उम्र के बाद प्रेग्नेंट होने की कोशिश करना। इंडिया में 20 से 30% महिलाएं 35 साल के बाद प्रेग्नेंट होने की कोशिश करती हैं। जिन कपल्स को बच्चे नहीं हो पाते हैं उनमें से 18 से 20% महिलाओं में ओवेरियन रिजर्व बहुत कम होता है, यानी कि उनकी ओवरीज या अंडे कोश में अंडे बनने की क्षमता कम होती है। प्रजनन शक्ति सबसे ज्यादा 18 से 30 साल तक होती है। उसके बाद फर्टिलिटी या अंडे बनाने की शक्ति कम होती जाती है। 35 तक ये काफी कम हो जाती है और 45 साल तक ये ना के बराबर हो जाती है और नेचुरली प्रेग्नेंट होना नामुमकिन के बराबर होता है। इस टाइम पर काफी औरतों को मीनोपॉज भी हो जाता है, यानी कि पीरियड्स बंद हो जाना 1 साल से ज्यादा पर। हर औरत की 2 ओवरीज होती हैं जिनमें हर पीरियड साइकिल में एक अंडा बनता है और ये अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है और उसकी शायद आगे प्रेगनेंसी बढ़ जाती है, और अगर नहीं फर्टिलाइज होता तो ये अंडा वेस्ट हो जाता है। उम्र के साथ साथ एग्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही कम हो जाती हैं। इससे प्रेग्नेंट होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए कुछ हार्मोन्स दिए जाते हैं एग्स को बनाने के लिए और ओवरीज को स्टिमुलेट करने के लिए। इसे ओवेरियन स्टिमुलेशन कहते हैं। इसके कारण कई बार एक से ज्यादा एग्स बन जाते हैं और अगर ये सब फर्टिलाइज हो जाएं तो ट्विन्स या ट्रिपलेट्स या क्वाड्रुपलेट्स हो जाते हैं। 20 से 30 साल की उम्र के हेल्दी कपल्स में 4 में से 1 औरत प्रेग्नेंट होती है एक पीरियड साइकिल में, और 40 साल तक ये आंकड़े बढ़कर 10 में से 1 हो जाते हैं। आदमियों में भी स्पर्म काउंट और क्वालिटी कम होती रहती है और एज़ोस्पर्मिया या बिल्कुल ही स्पर्म ना होना भी मुमकिन है। इसके कारण बढ़ती उम्र में इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन होती है। तो क्या नुकसान है बढ़ती उम्र में प्रेगनेंसी करना? सबसे पहला नुकसान है इनफर्टिलिटी, यानी कि प्रेगनेंसी करना ही मुश्किल हो जाता है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन है कि प्रेगनेंसी करने के लिए आप ओवेरियन स्टिमुलेशन देते हैं हार्मोन्स के जरिए, तो हार्मोन्स का असर खराब होता है बॉडी पर, और क्योंकि एक से ज्यादा अंडा बन जाता है तो मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत होते हैं। इसके कारण से माँ को और बच्चों को दोनों को बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। तीसरा, बच्चे में कंजेनिटल अनोमलीज होना, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट है, कोई पाइना बाइफिडा है, ये सब हो सकते हैं, और जो कि फैमिलीज में इनहेरिटेड बीमारी से वो भी बच्चे में आ सकती है। डाउन सिंड्रोम में देखा गया है कि 132 औरतों में एक होता है 35 साल की उम्र में, 83 में से एक में होता है 37 साल की उम्र में, 40 में से एक में होता है 40 साल की उम्र में, और 12 में से एक में होता है 45 साल की उम्र में। तो ये आंकड़े बताते हैं कि कितना जरूरी है कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट करके और रूल आउट करें कि बेबी को डाउन है कि नहीं। अगर डाउन सिंड्रोम है तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको ये बेबी रखना है कि आप इसको गिराना चाहते हैं। बच्चे में इंक्रीज रिस्क ऑफ अबॉर्शन होता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है। अबॉर्शन मतलब कि 20 हफ्ते से पहले अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है उसे अबॉर्शन कहते हैं। और स्टिल बर्थ, यानी कि अगर 20 हफ्ते के बाद बच्चा मरा हुआ पैदा होता है पेट में तो उसे स्टिल बर्थ कहते हैं। इन दोनों के चांसेस बढ़ती उम्र के साथ बढ़ जाते हैं। ये देखा गया है कि 25 साल की उम्र में 10% मिसकैरेज रेट होता है, पर 35 साल में ये दुगुना हो जाता है और 45 साल में ये 50% हो जाता है। बच्चा टाइम से पहले हो जाता है, दैट इज प्रीमेच्योर डिलीवरी। 37 हफ्ते से पहले अगर डिलीवरी होती है तो उसे प्रीमेच्योर प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं। इसके कारण बच्चे के लंग्स मैच्योर नहीं होते तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, लिवर डेवलप नहीं होता है तो जॉन्डिस हो जाता है, इन्फेक्शंस के चांसेस ज्यादा होते हैं, ग्रोथ में दिक्कतें आती हैं, तो बच्चे की पूरी सेहत पर असर पड़ता है। बच्चों में इन्फेक्शंस के रिस्क भी ज्यादा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड कम हो सकती है तो बच्चे की मूवमेंट्स कम हो जाती हैं और फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। कई बार सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है क्योंकि ये प्रेशस प्रेगनेंसी होती है। अगर जेस्टेशनल डायबिटीज हो, यानी कि
प्रेगनेंसी के दौरान शुगर की बीमारी होना, तो माँ में तो डायबिटीज हो ही जाती है और उसके एडवर्स इफेक्ट्स उसके पूरे ऑर्गन्स पर पड़ सकते हैं। बच्चे का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा, और उसके कारण डिलीवरी में अड़चन आती है। ब्रीच हो सकता है, यानी कि बच्चा सर के बल नहीं होता है, तो उसकी डिलीवरी तो फिर सिजेरियन से ही होती है। अगर नॉर्मल सर के बल भी है तो शोल्डर डिस्टोसिया हो सकता है, तो इमिजिएटली सिजेरियन करना पड़ता है। बढ़ती उम्र के साथ माँ में मेडिकल कंडीशंस भी बढ़ जाती हैं, जैसे डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, स्ट्रोक का रिस्क है, हार्ट डिजीज का रिस्क है, ओबिसिटी, मोटा होना। वो एक अपने आप में ही बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत जाती है। बच्चे में ब्लड सप्लाई कम हो सकता है प्लेजेंटल इंसफिशिएंसी के कारण, उसके कारण बच्चे की ग्रोथ भी रुक सकती है। एक्सरसाइज करना भी आवश्यक है अपनी फिजिकल और मानसिक सेहत दोनों के लिए। स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग्स से बिल्कुल दूर रहें। केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और एयर पोल्यूशन भी बहुत ज़रूरी है उनसे बचना। पेस्ट कंट्रोल, पेंटिंग घर में अक्सर होते रहते हैं, ये आप अवॉइड करें प्रेगनेंसी के दौरान। सबसे बड़ा किलर और सबसे बड़ा नुकसानदेह जो एक फैक्टर है वो है स्ट्रेस। इससे बचना बहुत ज़रूरी है। अपनी मानसिक हेल्थ पर ज़रूर ध्यान दें, चाहे वो प्राणायाम के ज़रिए हो, योगा हो, जेंटल योगा हो, कुछ एक्सरसाइजेज जो प्रेगनेंसी में आपको बताई जाएंगी एंटीनेटल केयर में, या मेडिटेशन, बहुत हेल्प करते हैं ये। प्रेगनेंसी के दौरान अपने सारे एंटीनेटल विजिट्स पर ज़रूर जाएं। ये आपकी और आपके बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इनके दौरान आपको कुछ टेस्ट बताए जाएंगे, वैक्सीनेशन जैसे टेटनस का वैक्सीनेशन, और आपकी मेडिसिन जैसे आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, अब ये सब आपको लेना ज़रूरी है। अपनी सारी मेडिकल कंडीशंस अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं और उनकी क्या दवाई ले रहे हैं, जिससे कि वो एडजस्ट हो जाएं। जो अगर दवाइयाँ आपके बच्चे को हार्म कर सकती हैं, उनको बदल के नॉन हार्मिंग वाली मेडिसिन दी जा सकती हैं। तो ये तो हमने देखा कि क्या-क्या इसके खराब असर होते हैं बच्चे पे और माँ पे, दोनों पे। तो आइए देखते हैं कि कौन से टेस्ट कराने चाहिए, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में तो होते ही हैं, पर उसके अलावा एल्डरली प्राइमरी में बहुत आवश्यक है। तो अगर हम ये देखें कि प्रेग्नेंट होने के पहले आपको कोशिश करना चाहिए कि आपकी सेहत बिल्कुल सही हो। इसमें क्या है कि आप अपना खान-पान पे ध्यान दें, अपना एक्सरसाइज पे ध्यान दें, अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें, अपना मेडिटेशन करें, योगा करें, प्राणायाम करें। आप अपने विटामिन्स और मिनरल ज़रूर लें। आप धूप में ज़रूर बैठें, जिससे कि आपके में विटामिन डी हो, किसी भी विटामिन की और मिनरल की कमी ना हो। खाना ऐसे खाएँ कि सारे कलर्स इंक्लूड करें उसमें, लोकली ग्रोन और फ्रेश खाना खाएँ, बार-बार पका के ना खाएँ। संतुलित आहार करें और नींद का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो आपकी सेहत पर डायरेक्ट असर पड़ सकता है। तो ये जनरल प्रिकॉशंस हैं। खास करके अगर आप अल्कोहल पीते हैं या आप स्मोकिंग करते हैं या कोई ड्रग्स पर है, तो इनको ज़रूर बंद कर दीजिए। अगर आपकी बीमारी के लिए, जैसे हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, या कोई भी बीमारी के लिए अगर आप दवाई ले रहे हैं, थायराइड की दवाई ले रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि वो हो सकता है कि प्रेगनेंसी प्लान करने के 3 महीने पहले आपकी दवाई चेंज कर दें, जिससे कि वो ऐसी दवाई दें जो कि बच्चे पर असर ना करे। जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो उस टाइम आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप अपने रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स पर ज़रूर जाएँ। जैसे-जैसे आपको बताते हैं आपके डॉक्टर, आप एंटीनेटल चेकअप्स पे जाएँ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने में डॉक्टर हर विज़िट पे आपकी यूरिन जाँच करेंगे, ब्लड प्रेशर जाँच करेंगे, आपका वेट देखेंगे। अब ये रूल आउट करेंगे कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं है, आपका वेट कहीं ज़्यादा तो नहीं है, आपको कोई और थायरॉइड की बीमारी तो नहीं है, आपकी आयरन, हीमोग्लोबिन को चेक करेंगे कि आपको एनीमिया तो नहीं है, और आपको प्रिस्क्राइब पहले 3 महीने में आपको ये एनीमिया के लिए आयरन की टैबलेट्स नहीं देंगे, क्योंकि आपको बहुत नौजिया और वॉमिटिंग होता है। पर फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी है, वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट प्रिवेंट करने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि फोलिक एसिड आप प्रेगनेंसी शुरू करने के पहले और प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में ज़रूर से लें। नेक्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको आयरन भी ऐड कर देंगे, क्योंकि उस टाइम तक आपका नौजिया और वॉमिटिंग खत्म हो जाता है। क्योंकि आपका खून आप अपने बेबी से शेयर करते हैं, तो आपका आयरन ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी अपना खाने का बहुत ध्यान रखेंगे, वेट का बहुत ध्यान रखेंगे, जबकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्टली लोगों का, औरतों का वेट
थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि नोज़िया वॉमिटिंग होता है, शायद आप खा नहीं पाते हैं ठीक से। पर सेकंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड से वेट का बहुत ध्यान रखना है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा वेट ना पुट ऑन करें। ये मानना कि हम 2 के लिए खाएँ बिल्कुल गलत है। आपको पौष्टिक संतुलित आहार करना चाहिए, उतना ही खाना चाहिए जितना आपका पेट अलाउ करता है एक सिंगल पर्सन के लिए। कुछ चीज़ें हैं जो आपको एडिशनल में दी जाएँगी, जैसे कैल्शियम रिच फूड्स हैं या कैल्शियम सप्लीमेंट है, D3 है। हर विज़िट में आपका यूरिन और ब्लड प्रेशर ज़रूर नापा जाएगा। यूरिन में ये देखने के लिए कि कहीं एल्बुमिन और शुगर तो नहीं आ रहा, जिससे कि पता लगेगा कि आपको एक ऐसी कंडीशन प्री एक्लेम्सिया तो नहीं डेवलप हो रही, जो कि हाई ब्लड प्रेशर होता है प्रेगनेंसी के दौरान। इसका बहुत बुरा असर पड़ता है माँ पे, कन्वल्जन भी आ सकते हैं और बच्चे पर भी उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इंट्रा यूट्राइन मतलब स्टिल बर्थ भी पैदा हो सकता है, बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है इन सब बातों का ध्यान देना और अपनी सेहत का ध्यान रखना। आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने के लिए कि बच्चे की दिल की धड़कन ठीक है कि नहीं। 16 से 20 के हफ्ते में जब आप करते हैं तो वो डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड होता है। उसमें देखते हैं कि कोई कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन या कोई अनोमली तो नहीं है, मतलब बच्चा ठीक से, सब बच्चे के ऑर्गन्स ठीक से बने हैं कि नहीं। जो सारा ऑर्गन्स पे देखा जाता है, हार्ट पर स्पेशली देखा जाता है और नेक या गर्दन के पीछे देखा जाता है कि न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी तो नहीं है, थिकनेस तो नहीं है। मतलब कि अगर नेक पे आपका थिकनेस ज़्यादा होती है तो वो इंडिकेट करता है कि डाउन सिंड्रोम हो सकता है बेबी को। अगर ऐसे कहीं पर भी अल्ट्रासाउंड में दिखा जाता है तो फिर और टेस्ट किए जाते हैं। कुछ इन्वेसिव टेस्ट होते हैं, डायग्नोस्टिक होते हैं, कुछ स्क्रीनिंग के लिए होते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट में हम ट्रिपल टेस्ट या क्वाड्रुपल टेस्ट कहते हैं, जिसमें कि हम कुछ हार्मोन्स मेजर करते हैं मदर के ब्लड में, जिससे कि पता लगता है कि हार्मोन स्टेटस क्या है, प्रेगनेंसी का जैसा होना चाहिए वैसा है। डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं कुछ, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, उसमें हमें पता चलता है कि क्या वो सही है कि कुछ इंडिकेट कर रहा है कि कोई बीमारी है, कोई कंजेनिटल बीमारी है। अगर वो नहीं होता है तो एमनियोसेंटेसिस करना पड़ता है, एमनियोटिक फ्लूइड जिसमें बच्चा तैरता है पेट में। तो उसका जांच करने से, क्योंकि बच्चे के सेल्स उसमें जाते हैं, उस सेल्स की जांच करने से पता लगता है कि बच्चे को कोई बीमारी तो नहीं है। ये इन्वेसिव टेस्ट है और इनके कारण थोड़ी सी परसेंटेज में अबॉर्शन हो सकता है, इसलिए बहुत ही सुपरविजन में और बहुत ट्रेन्ड डॉक्टर के अंदर ही ये करना चाहिए। ये सब टेस्ट जो है 20 हफ्ते से पहले होते हैं, जिससे कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, आपके कंसल्टेशन में अगर ये डिसाइड होता है कि बच्चा नहीं रखना है, तो 20 हफ्ते के पहले इसको लीगली हम टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर 20 हफ्ते के बाद किया जाता है तो वो इल्लीगल अबॉर्शन हो जाता है और फिर बेबी करना ही पड़ता है, अनलेस कि परमिशन मिल जाए कि हाँ उसके बाद भी आप कर सकते हैं, पर डेंजरस होता है। तो ये तो हो गए कुछ टेस्ट के बारे में। बाकी आपके डॉक्टर्स आपको बताएंगे, आप अपने आप से कोई डिसीजन ले नहीं सकते हैं इन टेस्ट के बारे में, तो आपको डॉक्टर से ही सलाह करके ये सब टेस्ट करने पड़ेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हर एंटीनेटल विजिट पर जाएं और जैसे जैसे आपके डॉक्टर आपको बताते हैं वैसा वैसा आप फॉलो करिए। थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बेबी के मूवमेंट्स पे ध्यान दें। उसको देखना है कि 1 घंटे में कितना मूव करता है और सारे दिन में कितना मूव करता है। 1 घंटे में करीब 3 मूवमेंट्स बेबी की होनी चाहिए। अगर नहीं होती हैं तो एक थोड़ा-सा चीनी और खा के और लेफ्ट साइड पे लेट के दोबारा देखिए। अगर तभी भी नहीं होता है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, वो डॉपलर से सुन के देखेंगे कि बेबी की हार्ट बीट ठीक है कि नहीं। डिलीवरी जो है यूजुअली सिज़ेरियन से होती है, क्योंकि ये हाई प्रेशियस प्रेगनेंसी होती है। मतलब बच्चा क्योंकि बढ़ती उम्र में होता है, ध्यान रखना पड़ता है और कई बारी मुश्किलें हो सकती हैं, इसीलिए सिज़ेरियन, जिससे कि बेबी के ऊपर कोई स्ट्रेस ना पड़े, सिज़ेरियन एक ऑप्शन होता है। सिज़ेरियन से प्रॉब्लम होती है माँ में ज़्यादातर, क्योंकि एक ऑपरेटिव डिलीवरी है, एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और रिकवरी टाइम बढ़ जाता है, बेबी को हैंडल नहीं कर पाती है अगर स्टिचेस हैं तो ये सब बातें बहुत ध्यान में रखनी होंगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट में रहें, कंटिन्यूअस कंसल्टेशन करें, आप अपनी सेहत ठीक करें, जिससे कि सिज़ेरियन करने की नौबत ना आए। एल्डरली प्राइमी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप ध्यान दें कि आप प्रेगनेंसी टाइम से कर लें और डिलीवरी टाइम से हो जाए, नहीं तो ये प्रॉब्लम्स होंगी। अगर आप किसी कारण से 35 साल के बाद प्लान कर रहे हैं तो अपनी सेहत पर खास ध्यान दें, आपकी फिजिकल, मेंटल
सेहत बिल्कुल सही होनी चाहिए, आपकी बॉडी को एडिक्वेट न्यूट्रिशन और विटामिन्स की ज़रूरत होती है, आप अपने स्मोकिंग, अल्कोहल से बिल्कुल अलग रहें, अपने आप को इतना हेल्दी कर दें कि बेबी ऑटोमैटिकली हेल्दी पैदा होगा और कोई ऐसी कंडीशन नहीं होगी। आप हेल्दी होंगे तो आप हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्ट्रोक, हार्ट डिज़ीज़ सबसे बचे रहेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आपको हेल्दी बेबी एंड हेल्दी मदर चाहिए तो। आशा है आपको इस जानकारी से कुछ फ़ायदा हुआ होगा। नमस्कार।